सभी टीटीटी की सीटीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी जितनी भी मेरे बंधु और बहनाएं हैं उनको नमस्कार। मैं ओटी सर। आज हम देखेंगे कि आपकी जो हिंदी भाषा है, चाहे वह प्रथम हो या द्वितीय हो, गुरुजी कौन से पेपर के लिए जी, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यह जो हिंदी का जो पेपर होता है बहुत ही सरल होता है। बस टेक्निक की ज़रूरत होती है और उसके बाइफरकेशन की ज़रूरत होती है कि उसको विभाजित किस प्रकार से किया गया है, उसको 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 किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम ये देखेंगे कि हिंदी का जो प्रश्न है जो 30 नंबर के लिए 30 अंक के लिए पूछा जाएगा और 30 अंकों में उसका बाइफरकेशन कैसा होता है। तो पहले जो 15 अंक रहेंगे वो पहले 15 अंक आपका एक गद्यांश और एक पद्यांश के ऊपर रहेंगे। जनरली गद्यांश 9 मार्क के लिए होता है और पद्यांश 6 मार्क के लिए होता है, ऐसे 15 मार्क। और बचे हुए जो 15 मार्क है, अभी यहाँ पर हमने हिसाब कितने मार्क्स का लगाया है, 15 मार्क का। बचे हुए जो 15 मार्क्स होते हैं वह किसके ऊपर होते हैं, शिक्षा शास्त्र के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, शिक्षा शास्त्र के ऊपर होते हैं। सर ये शिक्षा शास्त्र क्या होता है सर, शिक्षा शास्त्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया पेडागोजी क्या होता है, उसको हम अध्यापन शास्त्र भी बोलते हैं, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट का एक अपना एक क्या होता है, पेडागोजी होती है। वह पेडागोजी के ऊपर आपके 15 अंक रहेंगे। इस प्रकार से 15 + 15 आपका क्या हो जाता है, 30 अंक हो जाते हैं। अब हमने हिंदी क्यों चुना है, अपनी लैंग्वेज हिंदी क्यों चुना है, चाहे वह प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे लिए हिंदी क्या है, ईजी है। तो आपके लिए हिंदी बोलना, हिंदी समझना ये जरूरी नहीं है, आपके लिए जरूरी ये है कि हिंदी के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो आज इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम PYQ के साथ, किसके साथ में, PYQ के साथ में क्या देखेंगे कि हिंदी में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और पेडागोजी वाले, जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, जिसे हम अध्यापन शास्त्र बोलते हैं, उसके हिसाब से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या गुरुजी आप मजाक कर रहे हो जी, हमें तो मालूम है कि यहाँ पर शिक्षा शास्त्र भी आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। मगर देखिए एक अध्यापक होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते पूरे बच्चों को क्या क्या प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, यह प्रश्न सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए। ये एक अच्छे टीचर की क्या है, निशानी है। और मैं समझता हूँ कि वो टीचर आपको एक अच्छा टीचर बनाकर जो कम से कम हिंदी में 30 में से 30 नंबर कैसे लाए ये देखता हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर नाम पुष्पा है तो फ्लावर समझे क्या, नहीं फ्लावर नहीं समझे, हम बातें बाद में करेंगे, समय कम है। तो हम जो भी PYQ देख रहे हैं, जो भी हम हिंदी का क्या देख रहे हैं, मटेरियल देख रहे हैं, तो ये जो प्रश्न PYQ के साथ वाला है, तो सबसे पहले क्या दिया है, गद्यांश दिया हुआ है। अब ये गद्यांश को पढ़ लेते हैं और गद्यांश को पढ़ने के बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमें गद्यांश दिया हुआ है 31 से लेकर 39 तक बोला है, यानी 9 प्रश्नों के हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। इतना तो आप समझ गए होंगे। हो सकते हैं कि कुछ मेरे छोटे भाई बहन क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, तो यहाँ पर ये बता दूं कि गद्यांश के जो उत्तर रहते हैं या पद्यांश के जो उत्तर रहते हैं वही लिखना होता है जो गद्यांश या पद्यांश में दिया है। गद्यांश और पद्यांश में अगर ये बोल दे कि भारत का क्षेत्रफल मात्र 3 किलोमीटर है, आपको 3 किलोमीटर ही लिखना है या 3 स्क्वायर किलोमीटर ही लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। गद्यांश में जो दिया रहेगा वही लिखना है। तो नो बड़ी बड़ी बातें, हम क्या करेंगे, अभी काम की बातें करेंगे। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, सफर स्टार्ट करते हैं ओटी सर के साथ जी। तो यहाँ पर बोला है, अब एक गद्यांश पढ़ लेता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है दीदी कि आप क्या कर रहे होंगे, खाना बनाते बनाते सुन रहे होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियां जो देश के विकास में बाधा है, इत्यादि को दूर करने में अपना योगदान कर हम देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी
चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। उसके बाद में दिया हुआ है कि नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शक्ति, शांति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो जाए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना भी संभव है। जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्यौछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें, ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है। यह क्या दिया है? गद्यांश दिया है। अभी इसके ऊपर क्या देख लेते हैं? प्रश्न देख लेते हैं। पूरे 9 प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न देखेंगे? 9 प्रश्न देखेंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो क्या देख रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? सीटीईटी खेल रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, मगर मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलेगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो फिर छोकरी छोकरा सब मिलेगा। चलो ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के रूप के तौर पर नहीं की गई है? देश प्रेम के रूप के तौर पर नहीं की गई। नहीं वाला शब्द ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं हम। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। गुरुजी ये दिया हुआ है, ठीक है सर। देश के जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना देश को, ये भी दिया हुआ है। अपने हित को सर्वोपरि समझना, ये बिल्कुल नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है? देश के हित को सर्वोपरि समझना, यह दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, समय वेस्ट करके, समय खोटी करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो देश प्रेम सबसे बड़ी बाधा है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। अंधविश्वास एवं छुआछूत सबसे बड़ी बाधा है, या जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा सबसे बड़ी बाधा है? बताइए यहाँ पर क्या है? तो नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, यह राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा इस गद्यांश में लिखा हुआ है। उसके बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं हम। जी बिल्कुल देख लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो ठीक है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है के लिए 4 यहाँ पर क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम विकल्प देख लेते हैं। केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए, या स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए? बोलिए यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा, विकल्प नंबर 4 जो है, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? ओटी सर बता रहे हैं ना, ऐसा गद्यांश में लिखा है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो अगर मोबाइल पर देख रहे होंगे, अपने मोबाइल की स्क्रीन को आड़ी कर दीजिए। 1 नंबर दिखेगा, पूरा दिखेगा। हालांकि हम भी थोड़े से बड़े दिखेंगे, क्या बात है। हाँ, तो प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है? कौन से पेशे के बारे में चर्चा नहीं की गई है? चिकित्सक की, शिक्षक की, समाज सेवक की, या किसान की? बताइए कौन से पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है? तो चिकित्सक भी आया, शिक्षक भी आया, किसान भी आया, समाज सेवक के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद में अंतर शब्द के इक शब्द में इक प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा? अंतर में हमने क्या बनाए? इक बनाए। क्या बनाए? इक बनाए। तो कौन सा बनेगा? सर मुझे तो आता है जी, आंतरिक बनेगा। क्या बनेगा? आंतरिक बनेगा। यहाँ पर भाई साहब आंतरिक तो 2 है,
आंतरिक बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आंतरिक बनेगा। अब यहाँ पर दो दो आंतरिक है। अब ये कौन सा आंतरिक लिखेंगे? यहाँ पर देखिए व्याकरण का एक नियम है कि जब भी इक जैसा, इक सामाजिक आर्थिक, ऐसा इक जैसा जब उच्चार होता है तो कभी भी ई की मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। अब मैं समझ गया गुरुजी, ये क्या बनेगा? आंतरिक बनेगा। बराबर ओटी गुरुजी, मैं समझ गया। ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला आंतरिक बनेगा, चौथा वाला आंतरिक नहीं बनेगा, क्योंकि इक की मात्रा क्या है? बड़ी लगा है। क्या है? बड़ी मात्रा लगा है। और इक में क्या होता है? छोटी मात्रा लगती है। क्या बात है, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरा देखते हैं, इत्यादि। क्या लगा है? इत्यादि का संधि विच्छेद करिए। अब इत्यादि का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सर ये भी तो मुझे आता है, इति प्लस आदि। क्या आता है सर? इति प्लस आदि। तो यहाँ पर भी पता चल गया कि इति प्लस आदि कितने हैं? कितने? दो दो है। यहाँ पर भी पहला और चौथा है। अब यहाँ पर दिया है कि इति छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, क्योंकि आदि तो दोनों छोटे हैं। तो यहाँ पर इति जो रहेगा वो क्या रहेगा? छोटा ई की मात्रा लगेगी, है ना। ई की मात्रा क्या लगेगी? छोटी वाली लगेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? या ऑप्शन नंबर 1 या विकल्प पहला क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आप अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए क्या कर रहे हैं? और टाइम कर रहे हैं, बस एक ही काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिलते रहे। हम तो पास हो गए, आपको भी पास करा कर देंगे, वो भी अच्छे नंबर से पास करा कर देंगे, ये प्रॉमिस है ओटी सर का, ठीक है। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है क्या? सुगठित राष्ट्र, संगठित राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र या अव्यवस्थित राष्ट्र? तो बताइए, अव्यवस्थित राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता सर। अव्यवस्थित राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता सर। तो सुव्यवस्थित होगा? नहीं सर, ये भी नहीं होगा। फिर सुगठित राष्ट्र या संगठित राष्ट्र? क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे पहले से याद रहा था। पर्याय क्रमांक 2 या विकल्प नंबर 2 इसका संगठित राष्ट्र क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में इस गद्यांश के ऊपर के आखिरी के 2 प्रश्न, ये तो बड़े इजीली कर लोगे, मगर इसकी भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। चलो ठीक है। देन उसके बाद में बाधा का समानार्थी होगा। बाधा, बाधा को हम क्या बोलते हैं? विघ्न बोलते हैं, समाधान बोलते हैं, उपाय बोलते हैं या सुविधा बोलते हैं। तो बाधा का समानार्थी शब्द, बाधा का समाधान, तो ये तो क्या हो गया? अपोजिट हो गया। समानार्थी बाधा को हम क्या बोलते हैं? विघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विघ्न बोलते हैं। तो विकल्प नंबर 1। उसके बाद में अग्रसर का तात्पर्य। अग्रसर, अग्रसर, अग्रसर का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, आगे नहीं बढ़ना, आज्ञाकारी होना, ये तो 2 गलत। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ रति महारथी जो ओटी सर के वीडियो नहीं देखते, वो 1 या 3 में कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए अग्रसर का तात्पर्य क्या होगा? आगे होना या आगे की ओर बढ़ना? तो अग्रसर का मतलब होगा आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना। चलो ठीक है। अभी हम देखेंगे पद्यांश। क्या देखेंगे? पद्यांश देखेंगे। और यहाँ पर भी क्या होगा? 6 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। तो पद्यांश दीदी, अगर खाना बन गया होगा, चावल बन गया होगा, तो अभी सब्जी फ्राई करते करते सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब संवेदनाएं ही नहीं रहेगी तो संवेदनाएं लिखने वाले कवि भी लुप्त हो जाएंगे। डायनासोर की तरह यह मेरा अपना लालच है, जिसे सोचकर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और संवेदनाओं को अंदर ले लेता हूँ। किसी से कहना मत दोस्तों, मैं समृद्ध हो गया हूँ। इन संवेदनाओं के साथ दुख बस एक बात का है, मेरे यहाँ आने से पहले वो कुछ और घर भी गए थे। उन्होंने कुछ दरवाजे और खटखटाए थे, लेकिन खैर हो सकता है, कल आपके यहाँ आए। आप इन्हें वापस मत जाने देना, घर के अंदर ले लेना और समृद्ध हो जाना इन संवेदनाओं के साथ। यहाँ क्या दिया है? यहाँ क्या दिया है? पंक्तियाँ दिया है। बड़ी जोरदार पंक्तियाँ दिया है, जख्मी दिल के रूप में दिया है। हाँ, जख्मी दिल, चलो ठीक है। हाँ, अच्छा सिला दिया, ठीक है। अब जब हम बेरोजगार रहेंगे तो ऐसे ही होता है, मगर जब एक बार सीटीटी अच्छे नंबर से पास कर लेंगे भाई साहब, सबकी लाइन लगी रहेगी। हाँ, आप समझ रहे, चलो ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? कौन सा खतरे की ओर संकेत किया है, ऐसा यहाँ पर बोला है। कौन से खतरे की ओर संकेत किया है, तो हम देख लेते हैं कि संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। आजीविका का तो कुछ है ही नहीं। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएंगे, ये तो बोला है। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेख जगत भी समाप्त हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला है। लेख जगत नहीं बोला है। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों का सम्मान भी समाप्त हो जाएगा, ये भी नहीं बोला। यानी विकल्प नंबर 2 यहाँ संकेत कहाँ पर दिया है, हमारे पद्यांश में दिया है। देन कवि ने किस बात का आग्रह किया है? किस बात का आग्रह किया है, यहाँ पर देख लेते हैं। संवेदनाओं को काव्यात्मक रूप देने का, संवेदनाओं को लेखन में शामिल करने का, संवेदनाओं को स्वीकार करने का, या संवेदनशील होने का। तो यहाँ पर कवि ने किस चीज का आग्रह किया है, तो संवेदनाओं को काव्यात्मक रूप देने का क्या किया है, आग्रह किया है। आखिरी पंक्तियों में, ठीक है। देन उसके बाद में संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? संवेदनशील व्यक्तित्व का भाव जो होता है, निम्न जो 4 जो क्या दिए हैं, शब्द दिए, कौन से शब्द से क्या होता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है? लालची होना संवेदनशील व्यक्तित्व यानी, समृद्ध होना, घर जाना, या डायनासोर होना। बताइए कौन सा होता है? तो संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव यहाँ पर क्या दिया है, डायनासोर की तरह बोला है, इसलिए क्या हो जाना, डायनासोर होना इस शब्द से अभिव्यक्त किया है। चलो ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखते हैं हम। अगला वाला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ, दरवाजा खोलने से अभिप्राय है। दरवाजा खोलना लास्ट में बोला है ना, आपने दरवाजा खोलना। चलो ठीक है। संवेदनाओं को घर में स्थान देना, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना, संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना, या संवेदनाओं के प्रति करुण भाव रखना। बताइए यहाँ पर दरवाजा खोलना यानी किस प्रकार की संवेदना, तो संवेदनाओं के प्रति दया भाव रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इस पद्यांश का आखिरी प्रश्न, लेकिन किस स्थिति की ओर संकेत करता है? लेकिन यह जो शब्द है ये कौन सी स्थिति की ओर क्या करता है, संकेत करता है? जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ, जी ऐसा तो नहीं बोला है। जो होना चाहिए वह देर से हुआ, देरी और शीघ्रता बोला नहीं। जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ, ठीक है। जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, यह लेकिन पद का क्या कर रहा है, इस स्थिति की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। उसके बाद में अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, या खटखटाए। तो यहाँ पर समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? अब आप बताइए कि क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलेंगे समूह है, इससे जो भिन्न जो शब्द रहेगा, यह भिन्न शब्द कौन सा रहेगा? थोड़ा सा विचार करिए विचार, नहीं तो आप बोलेंगे कि वोटी सर हमें विचार करने की क्या नहीं देते, मौका नहीं देते। बोलिए, बताइए। चलो हम ही बता दें, सर आप ही बता दो। तो यहाँ पर ये बोलना है खटखटाए। देखो, दोस्त, डायनासोर और दरवाजे, दोस्त, डायनासोर और दरवाजे, ये सब क्या है जी? ये एक ही प्रकार के, क्या है, एक ही प्रकार के। सर आप बोलेंगे एक ही प्रकार के कैसे है जी? हम आपको बताते हैं। खटखटाना क्या है, क्रिया है। खटखटाना क्या है, क्रिया है। और दोस्त, डायनासोर और दरवाजे ये सब क्या है, संज्ञा में आते हैं। इसलिए खटखटाए ये क्या हो जाएगा, समूह से भिन्न हो जाएगा। समूह से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। समझ गए आप? तो यह इसका क्या है, सही जवाब है। तो उसके बाद में क्या बोला है, अब यह आ गया आपका पेडागोजी। क्या आ गया, पेडागोजी वाले प्रश्न आ गए। हाँ, शिक्षा शास्त्र के ऊपर प्रश्न आ गए। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट सुनिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे अंक होंगे, ठीक है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। दूसरा दिया है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। तीसरा दिया है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना।
और चौथा दिया है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वह तार वाली भाषा या टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब यहाँ पर वहाँ पर क्या होती है कि जो मुख्य अर्थ होता है वह उसको व्यक्त करने के लिए क्या करना जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वालों को क्या करना? अभिव्यक्ति करना। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? कौन सा? सुनना बोलना यह जो कौशल का जो विकास है, इस स्किल का जो डेवलपमेंट है, कौन सी विधि अधिक सहायक है? देख लेते कौन सी विधि अधिक सहायक है। तो कहानी कथन और श्रुत लेखन, दूसरा बोला है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, तीसरा बोले भूमिका निर्वाह जिसे हम रोल प्ले बोलते हैं, और समाचार वाचन, और उसके बाद में बोला है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो यहाँ पर सुनना बोलना, यहाँ पर देखो कहानी कथन और श्रुत लेखन, इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। यह सुनना और बोलना यह कौशल को क्या करेगी? ज़्यादा विकसित करेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या बोलता है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? क्या है? नहीं है वाला आंसर देखना है हमें। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये तो सही है। विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यह भी सही है। हमें क्या देखना है? नहीं है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। अब यहाँ पर देखो प्राथमिक स्तर पर बोला है, प्राथमिक स्तर पर हम भाषा के अलंकारिक प्रयोग कभी नहीं करते। उसके बाद में मानवीय मूल्यों का विकास यहाँ भी प्राथमिक स्तर पर नहीं करते। इसलिए यहाँ 2 में से सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वह क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर यह जो उद्देश्य है यह अनिवार्य नहीं है। क्या? कि भाषा का अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बात है, केबीसी खेलेंगे? अरे हमारी फोटो को क्या हो गया? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, स्क्रीन, हाँ चलो ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, बिल्कुल सही है, यह उद्देश्य है। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, यह भी सही है, यह भी उद्देश्य है। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, यह भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विकास है? यह किसका विचार है? यह किसका विचार है? कौन से मनोवैज्ञानिक का विचार है? तो यह जो विचार है, क्या बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसने बोला है? नाओम चोम्स्की ने बोला है, या नाओम चोम्स्की ने बोला है। कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर 3 में है सर। क्या? नाओम चोम्स्की। ठीक है, ये ध्यान में रखना भाई साहब। हाँ, जैसा बच्चा क्या होता है पैदा होता है या जन्म लेता है, उसी के साथ उसकी भाषा सीखने की क्षमता भी क्या होती है? साथ में रहती है। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जल्दी सीखते हैं। ठीक है। मैंने चाट खाई, क्या बात है, मुंह में पानी आया? हाँ, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, क्या बात है? चाट खाने के बाद हंसते, हम तो चट करा लेते। ठीक है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस और संकेत करता है? बताइए यहाँ पर। तो व्याकरणिक नियम की जानकारी न होना, ये दूसरा नियमों का अति सामान्यीकरण होना, तीसरा भाषा प्रयोग में असावधानी करना, या भाषा की समझ न होना। तो इसे बोलते हैं नियमों का अति सामान्यीकरण करना। इसे क्या बोलते हैं? नियमों का अति सामान्यीकरण करना। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न रहा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा हाँ पलट देते हैं। हाँ सर, अभी पूरा दिख रहा है। ठीक है। सो रेशमा 1 साल पहले असम नहीं है जी, असम है, असम से पंजाब आई है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है।
हाँ, ये प्रश्न बार बार आता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? अगर एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापिका होने के नाते कौन से कथन को आप सही मानेंगे? तो यहाँ पर देखता है कौन से इसको मानेंगे। रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, हाँ, एक अच्छा शिक्षक की जिम्मेदारी है। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, जी बिल्कुल ऐसा नहीं। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। यही है हमारी क्या है? पेडागोजी है, यही हमारी पेडागोजी है, ठीक है। उसके बाद में लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, या आंखों देखी घटनाओं का लिखना। बताइए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या बोलेंगे कि लेखन कुशलता कब होगा? लेखन कुशलता कब होगा? तो प्रतिलिपि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? लेखन कुशलता का विकास क्या है? उतना नहीं कर सकते, इसलिए यह क्या होगा? कम महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखिए शब्दों की और देखिए शब्दों का जाल है, कम सबसे पहले प्रतिलिपि, यार भाई जैसा लिखा है उसकी प्रतिलिपि लिखना है हमें, तो उससे लेखन कुशलता का उतना विकास नहीं होगा। उसके बाद में पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? शब्दों वाक्यों के शुद्ध रूप में उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। बताइए, थोड़ा सा सोचिए। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करना? संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यह पढ़ने के कौशल को क्या करता है? बढ़ाता है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं? आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो ठीक है, क्या हो गया हमारे स्क्रीन को? हाँ, ये हो गया, चलो ठीक है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। सुलेखा पाठ पढ़ रही थी, क्या पढ़ा रही थी, यानी अध्यापिका जी है, उन्होंने जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस और संकेत करता है, किस और संकेत करता है? बताइए, किस और संकेत करता है? कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। दूसरा दिया है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। चौथा है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। यहाँ पर देखो, जीवन का मतलब ही जिंदगी होता है, तो इसका मतलब उसने वो अक्षर के साथ साथ वो क्या कर रही है? अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा? सही जवाब होगा। कोई अगर बजरंगी भाईजान क्या कर सकता है? सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ये भी लिख सकता, ऐसा नहीं होता। अरे भाई साहब, उसका जीवन को ही हम क्या बोलते हैं? जिंदगी बोलते हैं। तो पढ़ते साथ साथ वो क्या करती है? उसके अर्थ को भी पढ़ देती है। कभी कभी होता है ना, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन का डेवलपमेंट करना चाहिए। अब हिंदी में डेवलपमेंट आएगा क्या? विकास आएगा, मगर हम क्या कर लेते हैं? डेवलपमेंट शब्द का उच्चार कर लेते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो ये सुनीता का कौन सा उद्देश्य है? ये हमारी जो सुनीता मिस है, सुनीता टीचर है, हाँ, इसका कौन सा उद्देश्य है? तो अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। उसके बाद में मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। उसके बाद में बच्चों को दैनिक की चर्चा में कुछ अलग माहौल देना। या चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब उपरोक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं होगा, कौन सा होगा? बताइए सर। जो दूसरा वाला है ना, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा है सर, वही होगा क्या? यह किस्मत से सही है किस्मत से सही है, मगर हमेशा लंबा वाला जो हमारा स्टेटमेंट रहता है वो सही रहेगा, ऐसा नहीं होता। मगर अधिकांश समय में सही भी रहता है। तुक्का लगाते समय कुछ नहीं आता तो यह सही है। बस वहाँ क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। ये तुक्का पद्धति है, तुक्का लगाने की निंजा पद्धति है, तुक्का लगाने की निंजा पद्धति। उसके बाद क्या देखते हैं? उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? उसके बाद का हम प्रश्न देखते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद का हम क्या कर देते हैं? प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका यह शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं और उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा
अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से रिक्त स्थान का निरूपण करती है। कौन सा, किसका सिद्धांत का निरूपण करती है बोलता है? तो भाई साहब यहाँ जो सीखने के तो सभी के नियम है, मगर स्किनर के सीखने के सिद्धांत का क्या करती है? वह निरूपण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए बोलता है। यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अभ्यर्थियों से 1, 4, ए एल अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहे, ठीक है, स्टार्टिंग तो ऐसी होना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों से 0, 8, बी क्यू अक्षर एवं अंक लिखने के कहे, ठीक है, क्योंकि हम 0 से शुरुआत नहीं कर सकते, 1 से कर सकते हैं, तो ये भी बराबर है। फिर शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए कहे। तो यहाँ पर जो बोला है कि क्रमानुसार लगाइए, तो हमें तो लगता है कि पहला वाला पहला छः, दूसरा वाला दूसरा छः और तीसरा वाला क्रम क्या रहेगा? तीसरा ही रहेगा। अब ऐसा कहाँ पर लिखा है? अरे ये क्या आ गया? सॉरी शक्तिमान, हाँ ये आ गया, ठीक है ना, सॉरी शक्तिमान हो गया था, बीच में कोई दूसरा आ गया था, कूद गया था, हाँ अतिक्रमण हो गया। तो इसका जो कूट है ये कौन कौन सा होगा? हमने क्रम कौन सा लगाया था? सीक्वेंस से लगाया था। तो 1, 2, 3 कहाँ पर है सर? नंबर 3 में है, इसलिए नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी रिक्त स्थान के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। हमें क्या देखना है? कम अवसर प्रदान करती है। अब सुनने के लिए बोलती है, सुनने के लिए, तो क्या होगा? कल्पना शक्ति होगा, सक्रिय श्रवण होगा, समझ होगा या संरचना होगा। अब वो सुन रहे तो उनका कल्पना शक्ति का उतना विकास नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? सर्वाधिक उचित वाला कौन सा? तो पहला यहाँ पर दिया है क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? यहाँ पर ये बोला है कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। तो यहाँ पर भाषाई क्षमता के हिसाब से तुम प्रश्न करते, क्या करते कि तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं और क्यों? तुम चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? उसके बाद में चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था और चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो यहाँ पर ये बोला है कि भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है? तो पहले प्रश्न में 2 प्रश्न है, इसलिए सर्वाधिक क्या होगा? उचित होगा, जिससे क्या होगा? उसकी भाषाई क्षमता की आकलन बढ़ेगी। अब यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, मगर ऐसे प्रश्न पूछा है कि क्या बोलते हैं? देते या नहीं, और देते या नहीं यहाँ पर देखिए उसका जो आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और क्यों, वो अपने विचार क्या कर सकता है? प्रकट कर सकता है। तो इस प्रकार से ओटी सर आपको हमेशा, जब तक एग्जाम का दिन नहीं आएगा, सभी विषयों के साथ में मिलेंगे। बस आप ओटी सर अगर वो टाइम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए। कर भला तो हो भला। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।